अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज शंकु चाल की 12 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 13 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 13 की तरफ। उन्होंने अचानक ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली थी और उसे अजीब अंदाज में एक हल्का सा झटका दिया था। ड्राइवर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। अरे अरे, ये क्या? कप्तान चला उठा। खामोश, ये जहाज़ कहाँ जा रहा है? इंस्पेक्टर जमशेद सर्द आवाज़ में बोले। इन शारजा। ये उस वक्त तक यहाँ से रवाना नहीं होगा जब सफ़ेद लिबास वाले को आप लोग हमारे हवाले नहीं कर देंगे। और वो कहाँ है ये बताएंगे अभी और इसी वक्त। हाँ बताएं, वरना मैं इससे दुगना झटका दूंगा। नहीं, इस सूरत में तो मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। वो चला उठा। देखिए जनाब, ये जो कुछ हो रहा है गैर कानूनी हो रहा है और जो आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं। क्या हमने क्या किया है? हमारे एक मुजरम को छुपाकर आप इन शारजा ले जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी वहाँ आराम से गुजार सके, लेकिन मैं इसका ये ख्वाब हरगिज़ पूरा नहीं होने दूँगा। ये आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, आप मुझ पर केस कर दीजिएगा। मैं इसकी गर्दन को झटका दे रहा हूँ। नहीं, खबरदार, झटका ना देना। आप फ़ौरन इसकी गर्दन छोड़ दें, वरना। यह कहते हुए कप्तान ने पिस्तौल निकाल लिया। आहा, आप इस हद तक आ गए, लेकिन पहले अपने साथी से पूछ लें। क्या पूछ लूँ? अगर आपने गोली चलाई और मैं गोली खा कर गिरा तो इस पर क्या बीतेगी? इस सूरत में मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी, उसने लरज़ कर कहा। ओह नहीं, कप्तान बोला, यही होगा, लिहाजा मैं बता रहा हूँ सफ़ेद लिबास वाला कहाँ है। अरे ये क्या कर दिया बेवकूफ़, कप्तान चिल्लाया। ये इस बेवकूफ़ ने पहला अक्लमंदी का काम किया है। फ़ारूक मुस्कराया। हद हो गई, महमूद ने उसे घूरा। हाँ तो फिर कहाँ है वो? इस फ़र्श को उठाइए, इस जगह से। उन्होंने लोहे के फ़र्श को देखा, वहाँ निशान सा था। उस जगह से उन्होंने उसको उठाया। नीचे एक खलासा था और उसमें एक सफ़ेद लिबास वाला सहमा खड़ा था। तो आप यहाँ छुपे हुए हैं, छुपे रुस्तम साहब। छुपे रुस्तम साहब के मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। अब आपका ख्याल ख़त्म हो गया। ये आखिरी चाल थी जो आपने चली। आपने सोचा अब इस मुल्क में आपका रहना हद दर्जे ख़तरनाक होगा। आखिरकार मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। हमसे आप पहले से खौफज़दा थे, हमारे तरीक़ों का जानते थे और देखते रहे थे, लिहाजा फ़रार की ठानी। आप तो निकल ही गए थे, लेकिन मैंने तो बहुत पहले से आपकी निगरानी शुरू करा रखी थी। बहुत पहले से यानी कब से? जबकि अभी फ़ाइल चुराई भी नहीं गई थी। अरे इतना पहले से? बल्कि इससे भी पहले से, जबकि अभी सदर साहब ने वो फ़ाइल दी भी नहीं थी। हद हो गई। उस वक्त से आप भला किस तरह निगरानी शुरू करा सकते थे? इस तरह कि हमने फ़ाइल का ड्रामा रचाया ही इसलिए था कि इंसाफ पर हाथ डाल सकें। उन पर एक अरसा से हमें शक था। सदर साहब का ख्याल था कि उनका करीबी साथी हुकूमत की राज की बातें इन शारजा को दे देता है और इन शारजा की हुकूमत को पहले ही से पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं या फ़लाँ सिलसिले में हमारा क्या प्रोग्राम है। लिहाजा हमारे मंसूबे को फ़ेल करने की मंसूबाबंदी कर ली जाती थी। सदर साहब को इसकी तलाश थी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें इन 300 आदमियों के नाम हैं जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। क्यों ना उसकी नकली कापी तैयार की जाए। उसमें 300 फर्जी नाम, पते और तस्वीर लगाई जाएं। फिर आप ये फ़ाइल उन लोगों की मौजूदगी में मुझे दें जिनमें से एक वो गद्दार है। चुनांचे सदर साहब ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। फ़ाइल खुफिया तौर पर ख़ुद मैंने तैयार की और फिर सदर साहब को दे दी।
उसके बाद सदर साहब ने कई आदमियों की मौजूदगी में फ़ाइल मुझे दी। मैं फ़ाइल घर ले आया और उसको अपनी सेफ में रख दिया। बस यहीं से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने सोचा अगर वो ये फ़ाइल हासिल कर ले तो उसके बदले शारजा वगैरह से काफ़ी दौलत हासिल कर सकता है। चनांचे उसने अपने वर्कर शारजी को इशारा किया कि वह गद्दारी का ढोंग रचाए। फिर वो टोनी को उसके पास भेजेगा और उसके बाद आवल को। शंकु दादा तो वो खुद था, उसे तो शंकु दादा से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। और शंकु के सब साथियों के सामने यह ड्रामा रचाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उसे अपने 2-3 साथियों पर बहुत दिनों से शक चला आ रहा था। उसे डर था कि कहीं मंसूबा लीक ना हो जाए, इसलिए ये एहतियाती तदाबीर उसने अख्तियार की थी। सब इंस्पेक्टर छांगा और उस जैसे कई दूसरे पहले ही शंकु के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह ये लोग वहाँ से निकलकर पहले गांव पहुँचे। गांव जाने की ज़रूरत इसलिए थी कि ड्रामे में हकीकत का रंग खूब उभर आए। वहाँ से होकर मेरे पास आए, मुझे अपनी सारी कहानी पूरी तफसील से सुनाई। मैंने उन्हें पनाह दी। फिर प्रोग्राम के मुताबिक शंकु दादा के कारकुन आ गए। मैंने उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक अपने कमरे में बंद कर दिया। इस तरह ये फ़ाइल ले उड़े, लेकिन मुझे भला इस फ़ाइल की क्या परवाह हो सकती थी। वो तो बिल्कुल नकली थी, लेकिन वज़ीर ख़ारजा आली शाह ने उसका सहारा लेकर मुझे पूरे मुल्क में बदनाम करने का प्रोग्राम बना लिया। वो शुरू से मेरे मुखालफिन में हैं। उन्होंने सोचा मौका अच्छा है, फ़ायदा उठाना चाहिए। चुनांचे हम लोग खूब बदनाम हो गए, इस हद तक कि सिवाय चंद करीबी दोस्तों के सब हमसे बदगुमान हो गए। हम लोग तो और चक्कर में थे, लिहाजा इस बदनामी की हमने कोई परवाह ना की। ये अपना काम करते रहे, हम अपना। मैं तो दरअसल सबूत की तलाश में था और आखिरकार हमने सबूत हासिल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा हमें शंकु दादा के अड्डे पर ले गए थे। उन्होंने बताया था वो ख़ुद भी शंकु के काबू में हैं। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और जब चाहता है उसे अड्डे पर बुला लेता है। और बस यही वो सबूत था जिसने आली शाह की गर्दन के गिर्द फंदा फिट कर दिया। क्या मतलब जमशेद? हाँ, रहमान ने चूं कर कहा। मैंने वहाँ से उंगलियों के निशानात उठवाए थे। वहाँ सब की उंगलियों के निशानात पाए गए। फिर कुर्सी पर उंगलियों के निशानात मौजूद थे। अगर नहीं मौजूद थे तो आली शाह के। क्या मतलब? हाँ, वहाँ आली शाह की उंगलियों के निशानात नहीं थे। आखिर क्यों? अब्बा जान, इससे क्या बात साबित होती है? फ़ारूक ने मुंह बनाया। हमें बताया गया है कि वहाँ सिर्फ आली शाह के हाथों पर दस्ताने होते थे, किसी और के हाथों पर नहीं होते थे। गोया जब वहाँ आली शाह जाते थे तो उनके हाथों में भी दस्ताने नहीं होते थे, लेकिन उनकी उंगलियों के निशानात हमें कहीं भी नहीं मिले। आखिर क्यों? उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा। वाकई ये एक अहम सवाल है। इसके निशानात वहाँ मिल भी कैसे सकते थे? इसलिए कि ये ख़ुद शंकु दादा है, हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा आली शाह और शंकु दादा। हा 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 हा। इंस्पेक्टर जमशेद पागलों की तरह हंसने लगे। आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? फरजाना घबरा गई। इस बात पर हंस रहा हूँ, ये वज़ीर ख़ारजा भी हैं और शंकु दादा भी। है ना हंसने की बात, लिहाजा तुम भी हंसो। हंसो, मैं कहता हूँ हंसो। वो गर्राए और वो ज़बरदस्ती खी करने लगे। ये हंसने का कौन सा तरीका है भाई? ज़ोर और शोर से हंसो। आज ही तो हंसने का दिन है। आप कहते हैं तो हंस देते हैं, ये लें। और फिर वो हंसने लगे। हाँ, रहमान और प्रोफेसर दाऊद भी हंस रहे थे। आखिर इंस्पेक्टर जमशेद के रुकने पर वो भी रुके। अब आप क्या कहते हैं? आप भी तो कुछ बोलें। ठीक है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैं ही शंकु दादा हूँ, मैं ही आली शाह हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे हवालात में या जेल में बंद नहीं रख सकोगे। इस बात को लिख लो। उसने नफरत ज़दा अंदाज में कहा। अच्छा, ये बात भी है? अभी अकड़ बाकी है? हाँ बिल्कुल, अभी तो मेरी अकड़ शुरू हुई है। अल्लाह अपना रहम फरमाए, वो बोले। फिर उसे गिरफ़्तार करके दफ्तर लाया गया। सदर साहब को फ़ोन किया गया। उनकी आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा,
मुबारक हो सर, मुजरम ने इकबाल जुर्म का लिया है। नहीं जमशेद, सदर साहब बोले। क्या फरमाया आपने? नहीं जमशेद, मैं समझा नहीं सर। इसे छोड़ दो, फ़ौरन छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं? इन शारजा ने दूसरे मुल्कों के सरबराहों से मुझ पर शदीद दबाव डलवाया है। अब मैं मजबूर हूँ, हमें इसे रहा करना होगा। हाँ, इतना है कि अब वह वजारत के ओहदे पर नहीं रह सकता, आम ज़िंदगी गुजारेगा, बल्कि वह इन शारजा चला जाएगा, अपनी बाकी ज़िंदगी वहाँ गुजारेगा। लेकिन सर, हम इससे किस तरह छोड़ सकते हैं? अब तक अखबारी दुनिया को खबर मिल चुकी होगी और वो लोग मेरी तरफ आ ही रहे होंगे। कोई परवाह ना करो, हुकूमत की तरफ से ऐलान शाया कर दिया जाएगा कि आली शाह का इस मुल्क में रहना ख़तरनाक है, लिहाजा इसे मुल्क बदर किया जाता है। यह काम मेरे नज़दीक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है सर, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपकी मर्ज़ी सर। और फिर अखबारी नुमाइंदे वहाँ आ गए। वो तरह तरह के सवालात कर रहे थे, जबकि वो उसे छोड़ने पर मजबूर थे। सदर साहब का हुक्म मिलने के बाद वो ज़रा सी देर के लिए भी कैद नहीं रख सकते थे। आखिर अखबारी नुमाइंदों के सामने ही उन्होंने इकराम को हदायत दी, आली शाह को रहा कर दो। बहुत बेहतर सर, इकराम ने नाखुशगवार लहजे में कहा। यह क्या बात हुई जनाब, आप इसे रहा कर रहे हैं? ऊपर का हुक्म है। वो मुस्कराए। लेकिन किसका? बस ऊपर का। गोया आप सदर साहब का नाम नहीं लेना चाहते? हम तो सिर्फ हुक्म के बंदे हैं जनाब। लेकिन इस केस के दौरान आप पर क्या क्या नहीं बीती, ये तो सोचें आप। सोच कर हम क्या फ़ायदा उठा लेंगे? अच्छी बात है, क्या हम ये खबर अखबार में दे सकते हैं? सिर्फ इतनी कि आली शाह को रहा कर दिया गया और बस। इस तरह भी लोगों में बातें तो होंगी, सवालात तो सर उभारेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? कम अज़ कम मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। वो तो खैर हम समझते हैं। इतने में आली शाह दनदनाता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने क्या कहा था? लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद कहते कहते रुक गए। लेकिन क्या? बस जाने दें। नहीं नहीं, अपनी बात की वजाहत करो। कुछ देर बाद करूँगा, आप तक मेरी वजाहत पहुँच जाएगी। तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकोगे। क्या मैंने ऐसा कोई दावा किया है? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। नहीं, लेकिन मैं इसे समझता हूँ। वो गर्राया। अगर आप समझते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? मैं देख लूँगा। फ़िलहाल मैं शारजा जा रहा हूँ। अब इस मुल्क में नहीं रहूँगा। यह मुल्क रहने के काबिल ही नहीं। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। और वो अकड़ता हुआ दफ्तर से निकल गया। एक मिनट जनाब, उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से इजाज़त तलब अंदाज में कहा और अंदरूनी कमरे में आए। बाथरूम में दाखिल होकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, एक नन्हा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके बोले, तुम जानते हो क्या करना है? आप फिक्र ना करें सर। ठीक है, रात को मुलाकात होगी। ओके सर। दूसरी तरफ से कहा गया। इसी रात इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फ़ारूक, फरजाना, खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद अपने घर के खुफिया रास्ते से एक कार में निकले और एक खुफिया ठिकाने पहुँचे। एक खुफिया कारकुन ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें एक कमरे में ले आया। वो अंदर दाखिल हुए। आली शाह कुर्सी के साथ बंधा हुआ था। उन्हें देखकर वो ज़ोर से गरजा, ये क्या इंस्पेक्टर जमशेद? लेकिन के बाद में जो कुछ कहना चाहता था, ये वो है। वो पुरसुकून अंदाज में बोले। क्या मतलब? वो चूका। मैं उस वक्त ये कहना चाहता था कि तुमने इन शारजा का दबाव डलवा कर ख़ुद को रहा तो करा लिया है, लेकिन मैं भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देख लो, तुम मेरे कब्ज़े में हो और इस तरह के किसी को पता तक नहीं कि तुम कहाँ हो। शहर में तुम्हें तलाश किया जाएगा, लेकिन कोई तलाश नहीं कर सकेगा। मुझ पर शक किया जाएगा, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकेगा कि तुम्हें मैंने अगवा कराया है। मुल्क के गद्दार जब अपने तलक़ात की बिना पर छूट जाते हैं तो फिर मैं उनके साथ यही सलूक किया करता हूँ। क्या मतलब? तुम मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? इस कमरे के पीछे एक तहखाना है। इसके फर्श के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। पहले एक आध माह तक तुम्हारी लाश तहखाने के फर्श पर गलती सड़ती रहेगी,
फिर जब गोश्त ख़त्म हो जाएगा और हड्डियां रह जाएंगी तो उनको गटर में बहा दिया जाएगा। ये होगा तुम्हारी लाश का अंजाम। पहले भी कितने ही गद्दार इस गटर में बहाए जा चुके हैं, उनका कभी सुराग नहीं लगाया जा सका। नहीं नहीं, ये गैर कानूनी है। क्या तुमने खुद को गैर कानूनी तरीके से रहा नहीं करवाया? होना तो ये चाहिए था कि तुम अदालत में अपना केस लड़ते, अदालत के फैसले को कबूल करते, लेकिन तुमने सदर साहब पर नाजायज़ दबाव डलवाया और इस तरह तुम शारजा जाकर ऐश करना चाहते थे। और साथ में तुम वहाँ डींगे भी मारा करते कि इंस्पेक्टर जमशेद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैंने ये किया वो किया, देख लो मैं अब भी यहाँ ऐश कर रहा हूँ। लेकिन तुम भूल गए इस मुल्क में मुझ जैसे लोग मौजूद हैं, लिहाजा अब हम रुखसत होते हैं। इसे तहखाने में गिरा दो भाई, लेकिन कुर्सी नीचे ना गिराना। हम इसकी खातिर अपनी कुर्सी क्यों ज़ाया करें? ओके सर। इसे खोला जाने लगा। वो बुरी तरह चीखने लगा, हल्क फाड़ने लगा। पहले मिन्नतें करता रहा, फिर गालियां देने पर उतर आया। उस वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, तुमने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अगर मामला सिर्फ चोरी चकारी का होता, कत्ल व गारत का होता, मैं तो तुम्हें उस सूरत में भी ना छोड़ता। मुल्क की गद्दारी किसी सूरत माफ़ नहीं की जा सकती। जी भर कर गालियाँ दे लो, इन गालियों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके मुंह से गालियों का फुहारा निकलने लगा। उसी वक्त खुफिया कारकुन रस्सियाँ खोल चुका था। उसे फर्श के नीचे फेंक दिया गया और फिर बटन दबा दिया गया। उन्होंने उसकी आखिरी औलनाक चीखें सुनी और दरवाज़ा बंद कर दिया।